Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम फ्रॉम बायोलॉजी गार्डियन। पिछली वीडियो के अंदर आपको एमडी कैट का कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर एमडी कैट में स्पेशली बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर जो कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस तरह के हो सकते हैं। बायोलॉजी निस्बतन एमडी कैट के अंदर आसान पोर्शन होता है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी स्टेटमेंट्स समटाइम इतनी कंफ्यूजिंग होती हैं कि उन स्टेटमेंट्स की वजह से स्टूडेंट गलत आंसर पिक कर लेते हैं। उन स्टेटमेंट्स से फेमिलियर होने की जरूरत है ताकि आप जब भी उन स्टेटमेंट्स को देखें तो आप केयरफुल हो जाएं, कॉन्शियस हो जाएं और आप किसी किस्म की मिस्टेक किए बगैर उनको अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकें। तो इस वजह से ये वीडियो बनाई गई है, इसको आप एंड तक तवज्जो के साथ देखिए ताकि आप इस तरह के जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें। देखिए, एमडी कैट के अंदर तमाम क्वेश्चंस एमसीक्यूज टाइप के होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन स्टेटमेंट होती है जिसे स्टेम कहा जाता है, और इस स्टेम के नीचे 4 या समटाइम 5 रिस्पॉन्सेज मौजूद होते हैं। ए, बी, सी, डी एंड समटाइम ई तक ये रिस्पॉन्सेज मौजूद होंगे। तो इन रिस्पॉन्सेज में से सिवाय एक रिस्पॉन्स के बाकी जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं उन्हें कहा जाता है डिस्ट्रैक्टर्स, यानी ये डिस्ट्रैक्टर्स रॉन्ग रिस्पॉन्सेज होते हैं, आपने इनसे बचना है। और इन रिस्पॉन्सेज में से जो एक करेक्ट रिस्पॉन्स है जो कि की कहलाता है, आपने इस की को आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आपने सक्सेसफुली इन रिस्पॉन्सेज में से डिस्ट्रैक्टर से बचते हुए की को सक्सेसफुली आपने आइडेंटिफाई कर लिया, और ये जो 200 क्वेश्चंस होते हैं एमडी कैट के अंदर, इन 200 क्वेश्चंस की अगर आपने करेक्ट कीज को आइडेंटिफाई कर लिया तो आप यकीनन मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो सकेंगे। ये दरअसल आपके क्वेश्चंस की नहीं होगी, बल्कि ये आपके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की है। तो आपने बहुत केयरफुली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए हर एक क्वेश्चन की को आइडेंटिफाई करना है। लेकिन की को कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको मिसगाइड करेगी, आपको थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्ट करेगी, यानी आप डिस्ट्रैक्टर्स के अंदर उलझ जाएंगे और आप की को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे अगर आपने ये जो अभी आपको मॉडल स्टेम स्टेटमेंट्स आपको अभी बताई जाने वाली हैं, अगर आपने उनके ऊपर तवज्जो ना की तो। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अपनी तवज्जो कायम रखेंगे और आप कोशिश करेंगे कि इन स्टेम्स को आप अच्छी तरह से रिकग्नाइज कर सकें, इनमें खास कीवर्ड्स होते हैं उनको आप रिकग्नाइज कर सकें और आप फिर किसी किस्म के डिस्ट्रैक्टर्स में उलझने के बजाय सीधा आप की को आइडेंटिफाई कर सकें। देखिए, समटाइम क्वेश्चंस के अंदर इस तरह से आपको मे का वर्ड नजर आएगा। यहां पर तो आपको मे हाईलाइट करके दिखाया हुआ है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता है इस तरह से ये वर्ड हाईलाइटेड हो, लेकिन इसकी वजह से ये जो क्वेश्चन स्टेम है इसके मीनिंग के ऊपर अक्सर फर्क पड़ता है और उसकी वजह से आप समटाइम गलत आंसर की तरफ चले जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर विच ऑफ द फॉलोइंग मे शो एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अब इसमें 3 चीजें दी हैं आपके सामने, लिपिड्स, प्रोटीन्स और आरएनए। तो आपने अपने कोर्स में पढ़ा होगा कि लिपिड्स में तो कोई ऐसी एग्जांपल नहीं है जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करती हो, यानी कोई भी ऐसा लिपिड नहीं है जो रिएक्शंस को स्पीड अप करता हो। अलबत्ता प्रोटीन्स का एक ग्रुप आप सबके लिए फेमिलियर होगा, एंजाइम उस ग्रुप को कहते हैं। एंजाइम जितने भी हों प्रोटीन इन नेचर हैं, तो प्रोटीन का ये ग्रुप एंजाइमेटिक एक्टिविटी यानी रिएक्शंस को स्पीड अप करने की सलाहियत रखता है। तो आंसर प्रोटीन तो जरूर हो सकता है। लेकिन अगर बच्चों को याद हो तो आपने आरएनए की भी एक टाइप पढ़ी है, फेडरल बोर्ड की जो बुक्स हैं उनके अंदर तो इसका बाकायदा जिक्र है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स में या बाकी जो प्रोविंसेस की बुक्स हैं उनके अंदर इसका जिक्र क्लियरली मौजूद नहीं है। और जो बच्चे ए लेवल से आ रहे हैं एमडी कैट अटेम्प्ट करने के लिए वो भी इस कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हैं कि आरएनए की भी एक टाइप ऐसी होती है जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करती है। मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूं, आपको याद आ जाएगा। देखिए, आरएनए की
एक टाइप है जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करती है, उसमें एक एंजाइम है एडिनाइलेट साइक्लेज। तो ये एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम, इट इज द पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ सम सेल्स। ये एडिनाइलेट साइक्लेज एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है, साइक्लिक एएमपी। और ये जो साइक्लिक एएमपी है, देन इट विल एक्ट एज अ सेकंड मैसेंजर। ये सेकंड मैसेंजर के तौर पर एक्ट करता है और इस सेकंड मैसेंजर के जरिए मैसेज आगे न्यूक्लियस तक कंडक्ट किया जाता है। यानी हमारे वो सेल्स जो हार्मोन्स का सिग्नल रिसीव करते हैं, कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिनका रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेटेड होता है, तो वहां पर जब हार्मोन आकर अटैच हो जाएगा तो हार्मोन के अटैच होने के बाद ये एडिनाइलेट साइक्लेज एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करेगा और ये साइक्लिक एएमपी सेकंड मैसेंजर के तौर पर एक्ट करेगा और आगे जाकर ये फिर न्यूक्लियस में जीन रेगुलेशन में हिस्सा लेता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आरएनए की कुछ टाइप्स भी, ये बेसिकली एडिनाइलेट साइक्लेज एक आरएनए है। इसी तरह से राइबोसोम के अंदर भी राइबोसोमल आरएनए की कुछ अक़साम है जो कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। जैसे आपको एक और एग्जांपल याद होगी, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज ये राइबोसोम का पार्ट है और जब ट्रांसलेशन प्रोसेस राइबोसोम के ऊपर परफॉर्म हो रहा होता है तो ड्यूरिंग ट्रांसलेशन पेप्टाइड ट्रांसफरेज एक ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड के अंदर अमाइनो एसिड को ऐड करता है, यानी पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन में ये हिस्सा लेता है। तो इस तरह से ये पेप्टाइड ट्रांसफरेज ये भी एक आरएनए की एक किस्म है। तो ये आरएनए की अक़साम ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करिए। इसका मतलब है कि आरएनए में भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी पाई जाती है। सही है। तो इस तरह आप देखिए कि अगर इस क्वेश्चन को दोबारा गौर से पढ़ें, विच ऑफ द फॉलोइंग मे शो एंजाइमेटिक एक्टिविटी, तो इसका मतलब है कि प्रोटीन मे शो एंजाइमेटिक एक्टिविटी एज वेल एज आरएनए मे शो एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो ये ऑप्शंस में आप देखिए कि 2 और 3 वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे करेक्ट बनता है। मे की जगह यहां पर मस्ट वर्ड यूज किया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट शो एंजाइमेटिक एक्टिविटी, तो उसमें फिर ये नन ऑफ देम, यानी कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था जो मस्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करे। लिपिड्स तो डेफिनेटली एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो नहीं करते, लेकिन प्रोटीन्स भी जाहिर है कि सारी की सारी प्रोटीन्स एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो नहीं करती और ना ही सारे आरएनए एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करते हैं। तो आंसर फिर क्या हो जाता, नन ऑफ देम। यानी यहां पर अगर मे वर्ड यूज हुआ है तो हम ये बी की तरफ जा सकते हैं और अगर यहां पर मस्ट वर्ड यूज होता है तो नन ऑफ देम। तो इस तरह से ये कुछ ट्रिकी वर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चन स्टेम्स के अंदर यूज किए जाते हैं, जिनकी वजह से आंसर में चेंजिंग आ जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये बी होगा, 2 और 3 ओनली। इसी तरह से एक और जो मॉडल क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ एंजाइम बिहेवियर। अब देखिए इसमें नॉट ट्रू यानी जितने भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे वो सभी एंजाइम बिहेवियर को इंडिकेट कर रहे होंगे, वो एंजाइम बिहेवियर को शो कर रहे होंगे, वो एंजाइम बिहेवियर के लिए ट्रू होंगे। लेकिन आपने वो ट्रू वाले को पिक नहीं करना। समटाइम ये जो नॉट है ये इतना प्रोमिनेंटली नजर नहीं आता, ये यहां तो इसको बोल्ड करके और इसको कैपिटलाइज करके आपको दिखाया गया नॉट ट्रू को। तो वैसे ये चूंकि सेम उसी राइटिंग में लिखा हुआ होता है तो अक्सर नॉट इग्नोर हो जाता है और बच्चा जो है वो ट्रू वाली स्टेटमेंट को पिक करने की कोशिश करता है और इसमें बल्कि वो मजीद कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें चूंकि जाहिर है कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट ट्रू हो सकती हैं तो वो ट्रू स्टेटमेंट को पिक कर लेता है। जबकि यहां पर क्या पूछा गया है, आपने नॉट ट्रू को पिक करना है, ट्रू वाले को इग्नोर कर देना है। तो अब इसमें देखिए कि दे अटैच द सबस्ट्रेट एट एक्टिव साइट, एंजाइम एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट को अटैच करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है ये। दे आर नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, बिल्कुल बात दुरुस्त है, एंजाइम रिएक्शन में कंज्यूम भी नहीं होते। दे इंक्रीज द रैंडम कोलिजन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, ये एंजाइम की करेक्टरिस्टिक नहीं हो सकती। देखिए जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं जैसे ये ए और बी, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या एंजाइम इन दोनों के दरमियान जो रैंडम कोलिजन है उसको इंक्रीज करता है? ये एंजाइम की वजह से क्या तेजी से कोलाइड करेंगे? नो, दरअसल ये मोड ऑफ एक्शन होता है एक्टिवेशन एनर्जी का। एक्टिवेशन एनर्जी रेट ऑफ रैंडम कोलिजन को इंक्रीज करती है, एंजाइम इंक्रीज नहीं करता। तो इस वजह से दिस इज नॉट ट्रू अबाउट एंजाइम। तो
आंसर ये सी होना चाहिए। नन ऑफ देम तो हो नहीं सकता, ऑल ABC भी नहीं हो सकता। अब देखिए अगर जिस बच्चे को यहां पर नॉट अच्छी तरह से रिकग्नाइज नहीं होगा और वो ट्रू उसके माइंड में बैठ जाएगा तो वो हो सकता है कि ऑल ABC को पिक कर ले, लेकिन यहां पर जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो क्या है, वो ये सी आंसर है। तो इस तरह से आपने केयरफुल रहना है। अगर किसी क्वेश्चन स्टेटमेंट में नॉट ट्रू आ रहा है तो नॉट ये कंफ्यूजिंग वर्ड हो सकता है जो कि आपको डिस्ट्रक्टर की तरफ ले जाएगा। अच्छा, फिर इसी तरह से जो अभी प्रीवियस मैंने क्वेश्चन पूछा उसी से रिलेटेड ये भी चीज है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब इसमें भी देखिए स्टेटमेंट्स एक से ज्यादा करेक्ट हो सकती हैं, लेकिन आपने वो करेक्ट वाली को पिक नहीं करना, आपने फॉल्स को पिक करना है। और अक्सर ये फॉल्स चीज इग्नोर हो जाती है। तो ये जितने भी इस तरह के खास ट्रिकी वर्ड्स हैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ताकि आप इनको आइडेंटिफाई कर लें और आइंदा जब भी इस तरह की कोई स्टेटमेंट पूछी जाए तो आपने केयरफुल हो जाना है, आपने कॉन्शियस हो जाना है और फिर आपने सही अटेम्प्ट करना है। बल्कि मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ऐसे वर्ड्स जब भी क्वेश्चन के अंदर आते हैं तो आप उनको जरूर अंडरलाइन कर लिया करें, ताकि आपको याद रहे कि आपने फॉल्स वाले को ही पिक करना है, आपने ट्रू को पिक नहीं करना। तो अब देखिए कि सबस्ट्रेट में अटैच एट एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो अब देखिए यहां पर भी थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है कि सबस्ट्रेट में अटैच एट एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। तो इसका मतलब ये हुआ मे यहां पर आने से कि सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट के अलावा किसी और जगह पर भी अटैच हो सकता है। मे अटैच ऑन एक्टिव साइट, तो इससे ये मतलब निकल रहा है कि वो एक्टिव साइट पर अटैच हो सकता है, इसका मतलब कहीं और भी अटैच हो सकता है। तो क्या आपने ये बात पढ़ी है एंजाइम के मुतालिक कि सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के अलावा किसी और जगह पर भी अटैच हो सकता है। इसी तरह से देखिए कि इनहिबिटर में अटैच ऑन एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट। तो ये वाली बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इनहिबिटर एक्टिव साइट को भी ऑक्यूपाई कर लेता है जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं, और जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं वो अदर देन एक्टिव साइट किसी और जगह पर अटैच करते हैं। तो ये वाली बात तो दुरुस्त है, लेकिन ये जो ए वाली बात है ये फॉल्स है, क्योंकि एक्टिव साइट के ऊपर तो अटैच करता है लेकिन किसी और जगह पर सबस्ट्रेट अटैच नहीं करता। ठीक है, लेकिन हम मजीद आगे भी जाएंगे। देखिए आप इस बात का भी हमेशा ख्याल रखा कीजिए कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको उसका जो पहला रिस्पॉन्स है वो पढ़ते ही आपको ऐसा लगे कि यही आंसर होगा, इसके बावजूद आपको मैं रिकमेंड करता हूं कि आप सारे ऑप्शंस उसके बगौर पढ़ें, वरना गलती हो सकती है। हो सकता है कि आगे कोई और ऐसी चीज नजर आ जाए कि हो सकता है कि पहले वाले ऑप्शन के मुकाबले में दूसरा कोई और ऑप्शन वो ज्यादा सूटेबल आंसर हो। तो इस वजह से कभी भी ऐसा मत कीजिए कि आपको अगर एक ऑप्शन पहला पढ़ते ही ऐसा लग रहा है कि यही आंसर है तो आप उसी को पिक कर लें। ठीक है, तो आप आखिर तक सारे ऑप्शंस को जरूर पढ़ें। अच्छा, फिर देखिए सी, तो द एंजाइम कैन नॉट इंक्रीज द रैंडम कोलिजन ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। अभी मैंने आपको समझाया था कि एंजाइम रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो रैंडम कोलिजन उसको इंक्रीज नहीं करता। इसका मतलब है ये वाली बात भी बिल्कुल ट्रू है। तो ये सी जो है ये भी ट्रू है, हमने ट्रू को पिक नहीं करना, इसको हमने इग्नोर कर देना है। ए वाली बात फॉल्स है, ये आंसर हो सकता है। ठीक है, बी ये भी ट्रू है, इसको भी हमने पिक नहीं करना है, इसको इग्नोर कर देना है। ओके, नन ऑफ देम तो जाहिर हो नहीं सकता, क्योंकि ये एक आपको चीज मिल गई है जो इस क्वेश्चन स्टेटमेंट से रिलेटेड है, और जाहिर है फिर बोथ बी एंड सी भी नहीं बनता, तो करेक्ट आंसर शुड बी ए। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका आंसर बन गया। इसी तरह से आप देखिए कि इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन यूं भी बनता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड बाय डिफरेंट मैकेनिज्म्स एक्सेप्ट। तो अब ये जो एक्सेप्ट वर्ड है ये भी इसी तरह के एक ट्रिकी वर्ड है। तो इसमें देखिए लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड, ये दो ग्रोइंग स्ट्रैंड होते हैं ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, और इन दोनों स्ट्रैंड में जो रेप्लिकेशन और डिफरेंट मैकेनिज्म के तहत होती है। हमने इसमें अब आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इस बात को जस्टिफाई कर रही है कि लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर रेप्लिकेशन डिफरेंट मैकेनिज्म के जरिए हो रही है। हमने उस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है जो जस्टिफाई कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर वो नहीं होगा। आंसर क्या होगा? आंसर इसमें से वो होगा जो जस्टिफाई ना कर रही हो। तो आप पहले इन तीनों स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी स्टेटमेंट इस बात को जस्टिफाई करती है। अब मिसाल के तौर पर बिकॉज बोथ टेम्पलेट यानी पेरेंटल स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। देखिए यहां पर अगर हम इसकी
डायग्राम ड्रॉ करें ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। इस तरह से डीएनए जब ये अनजिप हो जाता है तो एक रेप्लिकेशन फॉर्क आपको यूं दिखाई देती है। तो इस रेप्लिकेशन फॉर्क में ये सपोज किया कि ये डीएनए का 3 प्राइम एंड है और ये इसका 5 प्राइम एंड है। तो देखिए ये चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ये स्ट्रैंड्स मौजूद हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड्स, पेरेंटल स्ट्रैंड्स, तो इनकी वजह से इस स्ट्रैंड के साथ जो रेप्लिकेशन आगे प्रोसीड करनी है उसमें पहले प्राइमर अटैच होगा। प्राइमर का ये 5 प्राइम एंड और ये 3 प्राइम एंड, और इस प्राइमर के साथ चूंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 प्राइम एंड पर न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा तो रेप्लिकेशन लिहाजा टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क चलेगी। और जबकि इस टेम्पलेट के साथ जब प्राइमर अटैच होगा तो प्राइमर का ये 5 प्राइम एंड और ये 3 प्राइम एंड, तो एज यूजुअल डीएनए पॉलीमरेज चूंकि 3 प्राइम एंड पर न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है लिहाजा इस केस में रेप्लिकेशन अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क ग्रो करेगी। तो ये देखिए ये जो दोनों लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है और ये स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड कहलाता है। तो इन दोनों स्ट्रैंड्स में चूंकि डिफरेंट मैकेनिज्म्स के जरिए रेप्लिकेशन हो रही है तो इस बात को ये स्टेटमेंट बखूबी जस्टिफाई कर रही है। ठीक है, तो बिकॉज बोथ टेम्पलेट स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, तो इसकी वजह से ये रेप्लिकेशन दोनों स्ट्रैंड के साथ डिफरेंट मैकेनिज्म के जरिए होगी। बिल्कुल इसी तरह से ये जो बी स्टेटमेंट है, बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज कैन ऐड न्यूक्लियोटाइड ओनली ऑन 3 प्राइम एंड, तो ये वाली बात भी इस बात को जस्टिफाई कर रही है कि रेप्लिकेशन शुड बी इन डिफरेंट मैकेनिज्म्स इन बोथ स्ट्रैंड्स। तो जबकि इसके मुकाबले में ये जो सी स्टेटमेंट है, बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट वर्क विदाउट प्राइमर, तो ये स्टेटमेंट इससे मैच नहीं करती। इस वजह से आप ये बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट वर्क विदाउट प्राइमर, इसका ताल्लुक इसके साथ नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो बनेगा सी। अब देखिए इसमें अगर यहां पे पूछा जाता है ना, एक्सेप्ट के बजाय यहां पर पूछा जाता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिस ऑफ, या ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द रेप्लिकेशन ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड बाय डिफरेंट मैकेनिज्म्स। अगर ये बाय डिफरेंट मैकेनिज्म यहां से ना होता, मिसाल के तौर पर सिर्फ यहां तक ही क्वेश्चन होता कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो ऐसी सूरत में देखिए आंसर क्या होता, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। तो ये देखो तीनों स्टेटमेंट ही करेक्ट होती, तो इस ऐसी सूरत में यहां पर नन ऑफ देम आंसर होता। इसी तरह से एक और स्टेटमेंट देखिए, 3 of the 4 answers listed below apply to the conditions in which energy is released, select the exception। यहां पर भी वो जो एक्सेप्शन है वो आपने पिक करनी है और बाकी के जो आंसर होंगे वो अप्लाई हो रहे होंगे उस कंडीशन के ऊपर इन विच एनर्जी इज रिलीज। अब देखिए ए ऑप्शन, द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट। ग्लूकोज, ये देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ग्लूकोज जब पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो ऐसी कन्वर्जन में एनर्जी रिलीज होती है, डेफिनेटली होती है। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू G3P एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये ग्लाइकोलिसिस में जो प्रिपरेटरी फेज है उसका ये कॉन्सेप्ट है। तो इस केस में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती बल्कि 2 ATP यहाँ पे खर्च हो जाते हैं। और कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोए, तो पायरुवेट जब एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होगा यहाँ पर भी NADH प्रोड्यूस होते हैं और NADH जाहिर है आगे चलकर ATP प्रोड्यूस करवाएंगे, तो इसका मतलब है कि इस स्टेप पर भी एनर्जी रिलीज हो रही है। कन्वर्जन ऑफ G3P टू 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, तो ये बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में जो G3P की कन्वर्जन है इस दौरान भी NAD प्रोड्यूस होता है और इस वजह से यहां पर भी एनर्जी का रिलीज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इस ऑप्शन में डी में भी एनर्जी रिलीज हो रही है, इसके अलावा सी में भी एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन ये जो स्टेप आपने बी देखा इसमें एनर्जी रिलीज नहीं हो रही थी, अलबत्ता ए में भी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो एक्सेप्शन हमने पिक करनी है, तो आंसर शुड बी बी। फिर इसी तरह से एक और क्वेश्चन, समटाइम किसी चीज का सिनोनियम पूछा जाता है, यानी उसमें जो सेम मीनिंग वाला वर्ड होगा या सब्सटीट्यूट वर्ड वो पूछा जाता है कि इन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन सबस्ट्रेट इज अ सिनोनियम फॉर एंजाइम, तो नहीं हो सकता, इनहिबिटर भी नहीं हो सकता, प्रोडक्ट भी नहीं हो सकता, तो नन ऑफ देम, सबस्ट्रेट इनमें से किसी के साथ भी सिनोनियम नहीं हो सकता। ठीक हो गया। हाँ, अलबत्ता यहां पर अगर वर्ड रिएक्टेंट यूज किया जाता तो रिएक्टेंट के साथ ये सबस्ट्रेट वर्ड सब्सटीट्यूट हो सकता था, सिनोनियम उसका हो सकता था। ये देखिए एक और क्वेश्चन, एंजाइमेटिक रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय, कैन बी यानी यहां पर एक गुंजाइश है कि ये ऑप्शन हो भी सकता है
और नहीं भी हो सकता। अब देखिए यहाँ पर कंट्रोल से मतलब है कि एंजाइमेटिक रिएक्शन विल बी स्लो डाउन, कंट्रोल होने से यहाँ पर ये मतलब है। तो प्रेजेंस ऑफ मोर एंजाइम, ज्यादा एंजाइम होने की वजह से तो एंजाइमेटिक रिएक्शंस और ज्यादा तेज हो जाएंगे, यानी अगर सबस्ट्रेट भी ज्यादा अवेलेबल है और एंजाइम्स की कंसंट्रेशन भी बढ़ जाए तो रिएक्शन का रेट बढ़ता है, तो कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल से यहां पर मतलब है लिमिट हो जाना। तो इसी तरह से अवेलेबिलिटी ऑफ प्रीकर्सर, तो प्रीकर्सर रॉ मटेरियल को कहते हैं, तो जितना प्रीकर्सर ज्यादा अवेलेबल होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्रीकर्सर भी रेट ऑफ रिएक्शन को लिमिट नहीं कर रहा बल्कि इसको प्रमोट कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अक्यूमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट, हाँ ये ऑप्शन ऐसा है कि अगर प्रोडक्ट एक खास कंसंट्रेशन से बढ़ जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन लिमिट होना शुरू हो जाता है, तो ऐसी सूरत में इसको आंसर किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑल ऑफ देम, जब भी क्वेश्चन के अंदर कैन बी यूज हो रहा है तो उसमें ऑल ऑफ देम तो हो नहीं सकता। ठीक है, या मस्ट बी यूज हो रहा हो तो ऑल ऑफ देम नहीं हो सकता। तो इस वजह से आप केयरफुल रहें, यहां पर ऑल ऑफ देम वाला ऑप्शन नहीं होगा। यहां पर सही आंसर क्या बना, द एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट। फिर इसी तरह से सम क्वेश्चंस कंटेन मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ये होता है कि ऑप्शन एक से ज्यादा ट्रू होता है, लेकिन आपने उनमें से जो नियरेस्ट ऑप्शन है या बहुत ही सूटेबल ऑप्शन है उसकी तरफ जाना होता है। मिसाल के तौर पर जैसे द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, बायोलॉजी के मुतालिक ये बात तो दुरुस्त है। द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड दोज नॉन लिविंग थिंग्स दैट अफेक्ट लाइफ इन एनी वे, ये बात भी दुरुस्त है। द स्टडी ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये बात भी दुरुस्त है। ऑल ऑफ देम, अब देखो यहां पर भी आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर मोस्ट वर्ड पूछा जा रहा है ना, तो ऐसी सूरत में आप ये जहन में बिठा लें कि कभी भी आंसर ऑल ऑफ देम नहीं होगा। ठीक है, ऐसे आंसर की तरफ आप नहीं जाएंगे, क्योंकि मोस्ट का मतलब है कि आपने जितने अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें से किसी एक को पिक करना है। तो ऐसी सूरत में ऑल ऑफ देम तो हो नहीं सकता। अब बाकी जो तीन स्टेटमेंट्स हैं, अगर यहां पर पूछा गया होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो करेक्ट तो सारी हम कहते हैं, लेकिन यहां पर करेक्ट नहीं पूछा जा रहा। ठीक है, यहां पर पूछा जा रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो आपने इन तीनों में से फिर चूज करना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सी। आप देखें अवेलेबल ऑप्शंस में से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ये बी लग रहा है, जिसमें स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड दोज नॉन लिविंग थिंग्स दैट अफेक्ट लाइफ इन एनी वे, तो ये ज्यादा कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन बनती है बायोलॉजी की, तो इस वजह से द राइट आंसर इज बी। फिर इसी तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन। अब ऐसे क्वेश्चन में भी देखो आंसर एक से ज्यादा ठीक हो सकता है, लेकिन इनमें से आपने देखना है कि वो ऑप्शन जो फार्थेस्ट हो, यानी वो ऑप्शन जो कम से कम दुरुस्त होने का चांस है जिसका, उस ऑप्शन को आपने पिक करना है। लीस्ट इफेक्टिव की बात पूछी जा रही है। अब देखिए सर्जरी, तो सर्जरी ये किडनी स्टोन के लिए ट्रीटमेंट बिल्कुल है। लिथोट्रिप्सी ये भी ट्रीटमेंट है। ड्रिंकिंग ऑफ टू मच वाटर और मेडिसिन, अब ये सारा कुछ ही किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन जाहिर है कि इनमें से जो लीस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, वो ये सी होना चाहिए, ड्रिंकिंग ऑफ टू मच वाटर। यानी आप पानी पीते रहें बहुत ज्यादा, तो आखिरकार किडनी स्टोन रिमूव तो होंगे लेकिन उसमें टाइम लगेगा, तो सबसे कम इफेक्टिव ये सी ऑप्शन कहलाएगा। इसके मुकाबले में जो ए, बी और डी है वो ज्यादा इफेक्टिव ऑप्शंस हैं, तो इस तरह से ये आंसर बना। फिर इसी तरह से देखिए सम क्वेश्चंस जो बायोलॉजी में पूछे जाते हैं उनमें आपको कोई डायग्राम जो बुक के अंदर दी हुई होती है उनसे रिलेटेड वो क्वेश्चंस होंगे, या हो सकता है कि कोई ग्राफ्स से रिलेटेड वो क्वेश्चंस हों, या कोई किसी किस्म का कोई डाटा दिया हुआ हो और उस डाटा को एनालाइज करने से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हों। तो ऐसे क्वेश्चंस अगरचे एमडी कैट के अंदर बहुत रेयर होते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल है, ऐसे क्वेश्चंस माजी में भी आते रहें और आने का चांस है। तो इस वजह से आपने जितने भी बुक के अंदर डायग्राम्स या ग्राफ्स वगैरह दिए हुए होते हैं उनको भी इग्नोर नहीं करना, उनको उनकी लेबलिंग को अच्छी तरह से आपने याद करना है। अब जैसे ये इस क्वेश्चन में इन द गिवन डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, तो आप ये देखिए जी कहां पर है, तो जी में इस वक्त ये एंजाइम और सबस्ट्रेट तो ये इस जगह पर था, लेकिन अब सबस्ट्रेट यहां पर प्रोडक्ट बन चुका है, तो ये एफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जी जो है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है, तो आंसर शुड बी एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स।
फिर इसी तरह से देखिए कि जैसे अभी मैंने कहा था कि कोई ग्राफ डायग्राम या डाटा एनालिसिस के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो ये इसी तरह का एक और क्वेश्चन है। आपने नर्व इंपल्स फिजियोलॉजी में ये फैक्ट देखा होगा कि 4 इवेंट्स ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस अक्रॉस सिनेप्सेस आर डीपोलराइजेशन ऑफ प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्रोपेगेशन ऑफ पोस्टसिनेप्टिक एक्शन पोटेंशियल, हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्रांसमीटर सब्सटेंसेस और रप्चरिंग ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल। अब देखो इसमें आपको ये पूरा मैकेनिज्म रिकॉल करना है और फिर आपने इसका सीक्वेंस बनाना है। तो आपको ये अक्रॉस द सिनेप्स न्यूरॉन्स का मैकेनिज्म याद होगा कि इस तरह से ये अक्रॉस द सिनेप्स इंपल्स की ट्रांसमिशन करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये पोस्ट सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर यहाँ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से एक एक्शन पोटेंशियल आता है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन फाइबर से एक्शन पोटेंशियल आएगा और उसके नतीजे में ये सिनेप्टिक वेसिकल यहाँ पर आकर मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करते हैं, रप्चर होते हैं और अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स को ये रिलीज कर देते हैं बाहर, और उसके बाद फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर पर अटैच करते हैं और उससे अगले न्यूरॉन में एक इंपल्स जनरेट हो जाती है और आखिर में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। अब देखो सीक्वेंस क्या बनेगा। पहला ऑप्शन था, पहला जो इवेंट था डीपोलराइजेशन ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, तो ये जो 1 है ना, ये 1 ही होना चाहिए, सबसे पहला यही होना चाहिए। अच्छा, फिर प्रोपेगेशन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक एक्शन पोटेंशियल, पोस्ट सिनेप्टिक एक्शन पोटेंशियल की प्रोपेगेशन ये बाद में होगी, उससे पहले और इवेंट हो सकते हैं, मसलन हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ये भी नहीं होगा, बल्कि रप्चरिंग ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल, दूसरे नंबर पर ये रप्चरिंग ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल होगा। तो इस तरह से ये 1 के बाद 4 आना चाहिए, 1 4, और 4 के बाद फिर क्या होगा, 4 के बाद प्रोपेगेशन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक एक्शन पोटेंशियल, तो ये 1 4 2, और फिर आखिर में हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्रांसमीटर सब्सटेंसेस, आखिर में ये ट्रांसमीटर सब्सटेंसेस इनका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो 1 4 2 3, तो ये 1 4 2 3 ये सीक्वेंस बनता है। तो ये सीक्वेंस कहां पर अवेलेबल है, 1 4 2 3, तो बी शुड बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है। अच्छा, फिर इसी तरह से आप देखिए कि ये एक और क्वेश्चन, ये भी काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। इसके अंदर भी आपको एक सिनेरियो दिया हुआ है और उस सिनेरियो के बाद आपने कंक्लूड करना है। तो इसमें देखिए कि 5 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स नंबर 1 to 5 बिलो फ्रॉम द फॉलोइंग सीक्वेंस इज पार्ट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो उसमें सीक्वेंस इस तरह से 1 2 3 4 2 5 3, ये एक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड दिया हुआ है और उसमें अमाइनो एसिड के नाम 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5 इस तरह से रखे गए और उनका सीक्वेंस ये दिया हुआ है। तो टोटल आप देख रहे हैं 7 अमाइनो एसिड इस पॉलीपेप्टाइड में। अच्छा, mRNA कोडान विच करस्पॉन्ड्स टू दीज अमाइनो एसिड आर, 1 के लिए ये कोडान होगा, 2 के लिए ये, 3 के लिए, 4 के लिए और ये 5 के लिए। इस तरह से आपको ये हर एक अमाइनो एसिड के लिए जो पॉसिबल कोडान्स हैं वो भी बता दिए हैं। आप पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए सीक्वेंस, यहाँ पर केयरफुल रहना आपने, यहाँ पर डीएनए बेस्ड सीक्वेंस यहाँ पर नीचे दिए में प्रोवाइड द कोड फॉर द गिवन सेक्शन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। अब कौन सा इसमें से डीएनए सीक्वेंस जो कोड प्रोवाइड कर रहा है, तो चूंकि डीएनए सीक्वेंस नीचे दिए हुए, तो जिसमें भी यू इस्तेमाल हुआ इसका मतलब वो डीएनए नहीं हो सकता, इसलिए आप ये ए को भी इग्नोर कर दें और ये आप डी को भी इग्नोर कर दें, ये नहीं हो सकते क्योंकि नीचे जो है ना विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए बेस्ड सीक्वेंसेस, तो जिसमें यू यूज हो रहा है वो डीएनए बेस्ड सीक्वेंस नहीं हो सकता। इन दोनों को तो आप सक्सेसफुली इग्नोर कर देंगे। अब इनमें से कोई एक आंसर हो सकता है। अब वो आंसर कैसे हम निकालेंगे, उस आंसर को निकालने का तरीका यह है कि आप इस सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग एक ये कोडान्स को अरेंज करके एक एमआरएनए बनाएं। मिसाल के तौर पर 1 के लिए UGU, तो UGU, फिर 2 के लिए GAU, तो ये GAU, फिर इसी तरह 3 के लिए CAC, फिर उसके बाद 4 के लिए UAG, तो ये UAG, फिर इसी तरह 5 के लिए, लेकिन 2 के लिए क्या था GAU, तो ये GAU, फिर 5 के लिए 5AAG, और फिर 3 के लिए 3CAC, तो ये CAC। तो इस तरह से आपके पास ये एमआरएनए बन गया। तो एमआरएनए जब आपके पास बन गया तो इसको आप कॉम्प्लीमेंट्री बनाएं, क्योंकि जो डीएनए बेस सीक्वेंस इस एमआरएनए
आपको कोड करेगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो यू के अपोजिट क्या होगा, अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाएं तो यू के अपोजिट होना चाहिए ए, और जी के अपोजिट सी, यू के अपोजिट फिर ए, ठीक हो गया, फिर जी के अपोजिट सी, ए के अपोजिट टी, और यू के अपोजिट ए, फिर ये जी, ए के अपोजिट टी। आपने ये केयरफुल रहना है कि किसके अपोजिट क्या आना है, तो जी, सी के अपोजिट जी, फिर यू के अपोजिट ए के अपोजिट टी। आप याद रखिए ये हम डीएनए का सीक्वेंस बना रहे हैं, इसमें यू नहीं आना, इसमें टी आना, ठीक है। और जी के अपोजिट सी, फिर ये सी, टी, ए, टी, टी, सी, जी, टी और जी। तो अब आप देखिए इन बी और तो ए सी ए सी टी ए जी, ए सी ए सी टी ए जी, तो ए सी ए सी टी ए जी, यहां तक तो सही है। फिर टी जी ए टी, तो टी जी ए टी जी, टी जी ए टी सी, तो इसका मतलब सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, बी करेक्ट नहीं हो सकता। तो इस तरह से आप देखिए यहां पर आकर आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये जो चीज यहां पे आ रही है उसकी वजह से हमें लग रहा है कि सी शुड बी द करेक्ट आंसर, ये वाला बी नहीं हो सकता। तो ये इस तरह से आपने इसको सॉल्व किया। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको अभी ट्रिक बताई जाएगी, अभी दूसरी वीडियो के अंदर आपको, उसमें आपको बताया जाएगा कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए टाइम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपने वो वीडियो भी लाजमी देखनी है। अच्छा, फिर इसी तरह से देखिए ये एक और डीएनए सीक्वेंसिंग सेंगर मेथड है, उसका ये जेल पैटर्न दिया हुआ है। तो इस जेल पैटर्न में से आपने ये इसको आंसर को आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें आप ये नीचे से रीड करेंगे, तो नीचे से जब आप रीड करेंगे तो सबसे पहले ये ए आपके पास आ रहा है, आप इसको रिकॉर्ड कर लें, ये ए, फिर उसके बाद आपके पास आएगा सी, फिर उसके बाद आपके पास आएगा टी, फिर उसके बाद आपके पास जी, फिर सी सी, फिर उसके बाद ए, जी, टी, जी जी, सी सी और आखिर में टी। तो इसमें जो नीचे वाला एंड होता है वो याद रखें 5 प्राइम एंड होता है, और ऊपर वाला एंड हमेशा 3 प्राइम एंड है। तो ये बात आपने याद रखनी है, सेंगर मेथड में हमेशा बॉटम एंड 5 प्राइम और जो ऊपर वाला एंड है वो 3 प्राइम एंड है। अब क्वेश्चन को जरा गौर से रीड करते हैं। फॉलोइंग इज द जेल पैटर्न ऑफ सेंगर्स मेथड of DNA sequencing. Which of the following is actual target sequence from which the gel pattern is obtained? आपने यहां पर actual target sequence को आइडेंटिफाई करना है जिससे ये जेल पैटर्न ऑब्टेन किया गया। ये जो आपने रीडिंग की है ना, दिस इज नॉट एक्चुअल टारगेट सीक्वेंस, ये एक्चुअल टारगेट सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। ये आप जब वो सेंगर मेथड डिटेल से पढ़ेंगे उसमें आपको ये समझाएंगे कि ये किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री है। तो एक्चुअल टारगेट सीक्वेंस इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और वो क्या होगा, यानी इधर ए के अपोजिट टी, जी, ए, सी, जी, जी, टी, सी, ए, सी, सी, जी, जी, ए, और इसका ऊपर वाला एंड 5 प्राइम एंड और ये नीचे इसका 3 प्राइम एंड होगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बन गया। अब आप देखिए कि ये जो ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं उसमें ये 3 प्राइम एंड पर टी जी ए सी होना चाहिए। तो 3 प्राइम एंड यहां से शुरू हो रहा है, तो ये इसको भी आप इग्नोर कर दें, आप इसको भी इग्नोर कर दें, ये दोनों तो हो नहीं सकते। तो ये 3 प्राइम एंड आपके पास ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो आपके पास आंसर बच गया है ये डी, तो डी शुड बी द करेक्ट आंसर। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए भी टाइम मैनेज करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे टाइम ज्यादा लग सकता है। तो आपको वो दूसरी वीडियो में बताया जाएगा कि टाइम कैसे आपने कंट्रोल करना है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंदर हमने जो मुख्तलिफ ट्रिकी क्वेश्चंस बायोलॉजी के पोर्शन में, एमडी-कैट के बायोलॉजी पोर्शन के अंदर पूछे जाते हैं, जिनकी वजह से अक्सर मिस्टेक्स हो जाती हैं, उनको हमने लर्न किया। हम अपनी अगली वीडियो के अंदर ये एमडी-कैट की जो इंट्रोडक्टरी वीडियोस हैं उसके सिलसिले में जो अगली हमारी वीडियो होगी उसके अंदर आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने टाइम को मैनेज करना है। खास तौर पर ये जो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करने के लिए चूंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो आपने किस तरह से अपने टाइम को कंट्रोल करना है ताकि आप विद इन टाइम अपने तमाम क्वेश्चंस को हल कर सकें और आप एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर आपने मेरा
चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि अभी इस सीरीज़ की आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको इन टाइम मिलती रहें और आप ये एमडी कैट में बहुत अच्छी तरह से बायोलॉजी वाला पोर्शन प्रिपेयर कर सकें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.